मार्ग पर ले जाती है। भावातीत ध्यान एक सरल, प्राकृतिक और प्रभावी ध्यान तकनीक है जिसे नियमित रूप से अभ्यास करने से व्यक्ति अपनी गहरी आंतरिक चेतना के स्तर तक पहुंच सकता है, जिससे मानसिक स्पष्टता और आत्मनिर्माण को बल मिलता है। आइए विनम्रता और श्रद्धा के साथ गुरुदेव को प्रणाम करें। We'll do puja to Gurudev. Apavitra pavitro va sarvavasthangato va yasmare kundari kaksham sabaya abhyantara shuchi avahanam narayanam padmabhavam vasishtham shakti पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मो पादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। निखिलान्निलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः लोकाज्ञानपयोदपाटलधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वती गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतान् समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। महर्षि महेश योगी जी के आशीर्वाद से प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञान, विवेक और आंतरिक शक्ति प्राप्त हो ताकि वे समाज में करुणा और ज्ञान के साथ अपना योगदान कर सकें। हमारी संस्कृति में ज्ञान, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की वंदना के बिना किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत अधूरी मानी जाती है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम इस पवित्र अवसर पर माँ सरस्वती की आराधना करेंगे ताकि उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। जय गुरुदेव। आदरणीय पंत जी का, आदरणीय धवन जी का बहुत बहुत अभिनंदन।
आपने यहाँ हमारे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आकर के हम लोगों के मान को बढ़ाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह है। हम सभी विद्यार्थियों को जो आज यहाँ से अपनी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं। हम लोगों ने विश्वविद्यालय महर्षि महेश योगी जी के आशीर्वाद से शुरू किया था और उसका उद्देश्य ये था कि हम अपने विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि वो जीवन में अब यहाँ विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त शिक्षा से अपने जीवन को पूर्ण रूप से सफल बना सकें। यहाँ पर जो भी आपका कैरिकुलम है, जिस भी फील्ड के आप हो, इंजीनियरिंग के हो, कॉमर्स के हो, वो सबकी शिक्षा तो आपको दी जाती है। साथ साथ महर्षि महेश योगी जी के आशीर्वाद से भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की शिक्षा जो आपको दी जाती है वो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। जो भी शिक्षा प्राप्त करोगे आप यहाँ से, जो भी पढ़ाई इंजीनियरिंग की हुई है, लॉ की, कॉमर्स की, बहुत चीज़ों की, बहुत सारे जैसे विश्वविद्यालय के नियम होते हैं कि सारे तरह के ज्ञान यहाँ प्राप्त होता है जो दिया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान वो होता है जो जीवन में आपको सफलता प्रदान करे। खाली आपके सब्जेक्ट नॉलेज के द्वारा नहीं, परंतु आपके अंदर जो शक्ति है उसको पूरी तरह से जागृत करके, जो शक्ति हमारे अंदर होती है जिसको हम लोग अपने भारतीय ज्ञान के हिसाब से, जिसको हम लोग अपने मन की शक्ति बोलते हैं, उसको जागृत करने का जो सिद्धांत महर्षि जी ने भावातीत ध्यान के द्वारा बताया है, उसको जागृत करके जो आपको ज्ञान दिया गया है, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से प्राप्त इस ज्ञान को आप अपने जीवन में उतारेंगे। भावातीत ध्यान का जो अभ्यास आपको सिखाया गया है वो रेगुलर आप करते रहेंगे और उसके द्वारा अपने जीवन में सफलता के नए और नए, हर समय नए नए शिखर पाते रहेंगे। हमारा जो कार्यक्रम है वो तो ये है कि आपने यहाँ 3 साल 4 साल पढ़ाई करी, 2 साल पढ़ाई करी और आपको डिग्री दे दी। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप यहाँ से डिग्री लेकर के निकल जाएं। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत सफल हों, अपने देश में, देश के प्रति आपका योगदान हो, देश को सफल बनाने में, आगे बढ़ाने में। जो हमारे सबका उद्देश्य इस समय चल रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो दुनिया के कई देशों में सबसे आगे जाए। अभी हम लोग हमारी शायद 4वीं इकोनॉमी, 5वीं इकोनॉमी के बीच में हम लोग चल रहे हैं और कोशिश है कि दुनिया की 4वीं इकोनॉमी बने और भविष्य में और भी आगे बढ़े। ये सब आप लोगों के सहयोग से, आपके ज्ञान से ही होगा, क्योंकि जो हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं स्कूलों में या कॉलेज में, वो सबका उद्देश्य यही होता है कि आप अपने जीवन में सफल हों, खुद को सफल बनाएं, अपने परिवार को, अपने समाज को और फिर अपने देश को सफल बनाएं। हम लोग जो भी आपको आज हमारे यहाँ से करीब 1500 विद्यार्थी आज के समारोह में अपने डिग्री प्राप्त करेंगे, उन सभी को और उनके पेरेंट्स को, परिवारजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस विश्वविद्यालय में आए, आपने यहाँ पढ़ाई करी और उसके बाद जो भी ज्ञान आपको प्राप्त करना था, जिस भी सब्जेक्ट में आपने किया, और महर्षि महेश योगी जी का आशीर्वाद भावातीत ध्यान के रूप में आपने प्राप्त किया। आप आगे बढ़ें, सफल हों, देश को सफल बनाएं, देश के लिए योगदान करें। जो भी समाज में अच्छी चीज़ें आपको यहाँ सिखाई गई हैं वो उसका आप अपने उसमें समाज में उपयोग लाएं और देश को, समाज को आगे बढ़ाएं। और हमेशा ये याद रखें कि जहाँ भी जाएं, जितनी भी सफलता प्राप्त करें, जिस विश्वविद्यालय से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, डिग्री प्राप्त करी है, और जिन शिक्षकों ने आपको ज्ञान दिया है, यहाँ पढ़ाया है, उनके साथ अपना संपर्क बना के रखें। जो भी सफलता आप, क्योंकि जब भी आप कुछ भी सफलता प्राप्त करेंगे अपने जीवन में और अपने शिक्षकों को बताएंगे, अपने विश्वविद्यालय में लोगों को बताएंगे, कुलपति जी को कि हमने ये सफलता प्राप्त करी अपने जीवन में, तो आपके शिक्षकों को और आप हमारे विश्वविद्यालय के सभी लोगों को बहुत प्रसन्नता होगी। तो हम पूरी तरह से आशा करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप बहुत सफल हों अपने जीवन में, और साथ ही साथ हम लोगों को अपनी सफलता के बारे में बताते रहें, तो हम लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा, हम लोगों का भी मान बढ़ेगा कि हमारे विश्वविद्यालय से पढ़े विद्यार्थी आज इतनी सफलता दुनिया भर में नाम कर रहे हैं, देश के लिए उतने उपयोगी हो रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग इस विश्वविद्यालय से हमेशा जुड़े रहें,
जहाँ आपको शिक्षा प्राप्त हुई है, लौट के आए। हम लोगों ने पिछले साल से यहाँ पर वो एलुमनी एसोसिएशन भी बनाया है ताकि आप सबसे हम लोग जुड़े रहें हमेशा, और आपके द्वारा जो सफलता प्राप्त हो रही है, जो भी आप उन्नति प्राप्त कर रहे हैं अपने जीवन में, उससे हम लोग जुड़े रहें, हम लोग को पता लगता रहे, विश्वविद्यालयों को पता लगता रहे कि आपने कहाँ पे आप पहुँचे हैं, और इस विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त ज्ञान और महर्षि जी का जो आशीर्वाद आपको प्राप्त किया उससे आपने कितनी सफलता प्राप्त करी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहें। और विश्वविद्यालय काफ़ी उन्नति कर रहा है। अभी मेरे को गिरीश जी हमारे रजिस्ट्रार साहब बतला रहे थे कि 1500 विद्यार्थी तो करीब यहाँ से डिग्री ले रहे हैं, लेकिन 4-4.5 हज़ार नए विद्यार्थी आ रहे हैं। तो ये विश्वविद्यालय के लिए बड़े उन्नति की बात है। और इसी तरह से हम लोग सभी को अच्छे से हर विश्वविद्यालय का नियम का उद्देश्य ये होता है। हमारे संस्थान के तो स्कूल भी हैं, और जब मैं स्कूल में बात करता हूँ तो अपने शिक्षकों को और प्रिंसिपल को सभी को ये कहता हूँ कि स्कूलों का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी जो है किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में चला जाए। सब विद्यार्थी जो 12वीं 11वीं 12वीं 10वीं पढ़ते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि हम किसी अच्छे स्कूल में, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या मेडिकल कॉलेजेस में या कॉमर्स के कॉलेजेस में अच्छा एडमिशन मिले। और विश्वविद्यालय का उद्देश्य होता है कि अब आपने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली है, पूरी कर ली है, अब आप किसी समाज में किसी उपयोगी पद पे जाएं, चाहे खुद सर्विस करें, चाहे कोई अच्छे बिजनेस शुरू करें जिसमें 10, 15, 20, 50 हजारों लोगों को नौकरी दें। हालांकि एक बात पक्की है कि लर्निंग जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। ये मत सोच लेना कि आज आपने डिग्री प्राप्त कर ली तो अब आपकी सारी लर्निंग ख़त्म हो गई। जिंदगी भर लर्न करना होता है, और सीखना जो है हर समय आपको सीखना है, और हर शिक्षा आपको जीवन में नया मार्ग दिखाएगी और नई उन्नति की ओर ले जाएगी। तो लर्निंग को कभी ख़त्म नहीं करना। डिग्री प्राप्त करना तो एक माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया है, लेकिन शिक्षा जो निरंतर आपको मिलती रहती है और हर जगह से मिलती है। नहीं कि आपको कोई शिक्षक ही शिक्षा देता है, शिक्षा आपको हर फील्ड में हर जगह आपको मिलेगी। तो वो लर्निंग कभी मत बंद करना और हमेशा सीखते रहना और खूब उन्नति प्राप्त करना। ये सभी आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। धन्यवाद सर। आपकी अखंड निष्ठा और नैतिक नेतृत्व में यह संस्थान सदैव सत्य और ज्ञान के पथ पर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आलोक धवन जी उपस्थित हैं। प्रोफेसर आलोक धवन इज currently Director, Center of Biomedical Research, Lucknow. Previously, he served as Director, CSIR, Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow, from 2015 to 2020, and also worked as Director, Additional Charge, CSIR, Central Drug Research Institute, from 2017 to 2018. He was the Founding Director, Institute of Life Sciences, and Dean Planning and Development, Ahmedabad University, Gujarat. He obtained his PhD degree in biochemistry from University of Lucknow, India in 1991 and was awarded DSc degree in Life Sciences by the University of Bradford, UK in 2017. Professor Dhawan developed the areas of genetic toxicology, in vitro toxicology, alternate to animal models in toxicology, in silico toxicology, and nanomaterial toxicology at CSIR IITR. As a mission director, he steered a CSIR mission mode program on food and consumer safety solution involving several CSIR institutes to provide technological solutions. He has been conferred with several honors and awards and elected fellows. From some renowned institutions as the National Academy of Sciences India, Royal Society of Chemistry UK, National Academy of Medical Sciences, and he is also a founder Indian Nanoscience Society, Honorary Fellow Biotech Research Society, President Society of Toxicology India, and President Uttar Pradesh Academy of Sciences. He has to his credit more than 150 publications, 20 reviews, book chapters, 7 patents, 6 copyrights, and has edited 11 books
His H index is 59 with more than 15,000 citations. So dear audience, please welcome Professor Dhawan with huge round of applause. बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं जहाँ भारत का भविष्य सामने बैठा है उसको मैं अभिनंदन करता हूँ, उसको नमन करता हूँ कि आज हमारे बीच लगभग 1500 बच्चों को डिग्री प्राप्त होगी। तो सर्वप्रथम आप सब लोग अपने लिए बहुत जोरदार ताली बजा के अपना अभिनंदन करें। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 5वें दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में बैठे मंचासीन कुलाधिपति श्री अजय श्रीवास्तव जी, कुलपति प्रोफेसर भानु प्रताप सिंह जी, कुल सचिव डॉक्टर गिरीश जी, प्रोफेसर ओपी शर्मा डायरेक्टर जनरल और मेंबर बीओजी, आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर के पंत डायरेक्टर आईआईटी रुड़की। दीक्षांत समारोह में आज जिन बच्चों को डिग्री प्राप्त हो रही है उनके अभिभावक एवं शिक्षकगण, आप सबको मैं नमन करता हूं, आप सबका मैं बहुत आज अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी कुलाधिपति महोदय ने कहा कि दीक्षांत समारोह दीक्षा का अंत नहीं होता। दीक्षा तो आपको प्राप्त यहाँ पर आपने करी है, लेकिन आगे इसका कैसे आप उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, सोसाइटी को डेवलप करने में आप अपने आप को कैसे आगे ले जाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार की एक उच्च स्तरीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी आप लोग ने बनाई है यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि आज जो अभी कुलपति महोदय ने अपनी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी उसमें जितने भी चीज़ें हम सोच सकते हैं सब उसमें निहित थी। चाहे वो पढ़ाई के संदर्भ में क्वालिटी की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे अनुसंधान की बात हो या प्रौद्योगिकी की बात हो, पेटेंट की बात हो, लेकिन किस प्रकार से हम इसको आगे लेके जाएंगे ये हमें सोचना चाहिए। और इन्हीं विषयों पे मैं आपसे कुछ अपने विचार साझा करूंगा। जहाँ तक एक विकसित भारत की बात है, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 में जब हम अपने 100 वर्ष पूरे करेंगे आज़ादी के, उस समय एक भारत को डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से शिक्षा के अलावा भी जो स्टार्टअप कम्युनिटी है तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हम समझते हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि हमें 2047 तक वेट नहीं करना पड़ेगा। और बहुत पहले हम एक विकसित भारत का सृजन कर पाएंगे। और उसमें आप लोग जो हमारे सामने बैठे हैं, भारत का भविष्य, उनका बहुत अहम योगदान होगा। जो इस तरफ बैठे हैं वो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो भारत को आगे लेके जाना है वो आप ही लोग लेके जा पाएंगे। तो मैं समझता हूँ आप लोग को कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ना होगा, अपनी पूरी लगन के साथ आगे बढ़ना होगा। यही मैं समझता हूँ जो हमारे पूर्व में लोग थे उन्होंने अपना तन मन धन के साथ सेवा करी पूरे भारतवर्ष की, इसलिए हम यहाँ पर आज पहुँचे हैं। इस यूनिवर्सिटी में एक और चीज़ देख रहा था कि हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके नाम में निहित है, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज आपके यहाँ पर हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे साइंस के हों। ये एक बहुत अच्छा फर्टाइल ब्रीडिंग ग्राउंड होता है अच्छे बिजनेसेस के लिए, अच्छी प्रकार की एजुकेशन के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन किसी भी इंजीनियर को प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आप देखेंगे कि अब IITs भी ह्यूमैनिटीज़ खोलना चाहते हैं, क्योंकि वो समझना चाहते हैं सोशल साइंस में क्या है। इंजीनियर एक अपनी प्रौद्योगिकी बना के बैठ जाता है, लेकिन उसको आगे कैसे ले जाए नहीं समझ में आता है। तो उसके लिए वो IIT कानपुर मेडिकल कॉलेज खोला उसने अभी एक अपने अंदर, ताकि वो समझ सकें हेल्थ केयर में क्या प्रॉब्लम्स है। इसी प्रकार से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अपने अंदर कोर्सेज शुरू कर रहे हैं ताकि वो बाकी चीज़ों को भी समझ सकें। और ये यूनिवर्सिटी जो है वो अपने आप में सारे कोर्सेज को चलाती है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स को कर सकते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हेल्थ केयर का सिस्टम हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बिजनेस प्रेडिक्शन का सिस्टम हो। आप लोग
इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट, बिजनेस पीपल, मैनेजमेंट पीपल, इन सबको मिला के ग्रुप बनाना चाहिए। और मैं ख़ास तौर पे अपने कुलपति से अनुरोध करूंगा कि और मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगा अभी इसका, कि किस प्रकार से आप स्टार्टअप्स को बढ़ावा दें, किस प्रकार से आप एक प्रॉब्लम बेस्ड टीचिंग की तरफ जाएं और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ जाएं, ताकि बच्चे जो करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देख पाएं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, मैं समझता हूँ बहुत आसान हो जाएगा समझ पाना। जैसा कि अभी बताया, मैं अहमदाबाद में कुछ वर्ष रहा हूँ, 3-3.5 वर्ष, और बॉस्टन से एक कॉलेज है, ओलिन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो बच्चों को लेके आए, इंजीनियर्स को वहाँ से। उन्होंने कहा भरतपुर में जो रिक्शा चलते हैं, भरतपुर सैंक्चुरी में, उनको कैसे हम सुधार सकते हैं, इसके ऊपर हम कार्य करना चाहते हैं। तो अहमदाबाद के बच्चों को उन्होंने कहा हम कॉमर्स के बच्चे लेंगे, लाइफ साइंस के बच्चे लेंगे और इकोनॉमिक्स के बच्चे लेंगे, मैनेजमेंट के बच्चे लेंगे, और पूरी टीम बना के हम भरतपुर को ले जाएंगे। तो हमारे यहाँ के कुछ फैकल्टी मेम्बर्स भी साथ में गए। एक एक चीज़ वो वहाँ से रिक्शों के ऊपर यूएस से पूरी रिसर्च करके आए थे, भारत में किस प्रकार के रिक्शे चलते हैं, उसमें कहाँ प्रॉब्लम्स है और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। जब उन्होंने हमसे चर्चा करी, 2012-13 की बात है, तब मुझको भी ये नहीं मालूम था, हालांकि मस्ती में हम सब लोग एक बार रिक्शा जरूर चलाते हैं, लेकिन वो एक तरफ भागता है तो उसको सीधा रखना पड़ता है। हमारे ख्याल पंत जी तो क्योंकि एक IIT के डायरेक्टर हैं, इनको तो उसकी इंजीनियरिंग मालूम होगी, लेकिन मुझे तब तक नहीं मालूम थी कि जब रिक्शे पे आप पैडल मारते हैं तो केवल एक पहिया घूमता, बाकी 2 पहिए उसके साथ चलते हैं। ये मुझे नहीं मालूम था और इसी वजह से आपको सीधा रखना पड़ता है। तो लाइफ साइंस के लोग उन्होंने क्यों रखे कि साहब सारे मसल्स में पेन होता है, जब आप चलाएंगे और सीधा रखेंगे हमेशा उसको, तो जो रिक्शे वाला है उसको यहाँ दर्द होता है हाथ में, तो कम देर तक चला पाता है रिक्शा। तो कैसे हम रिक्शे को सीधा रखें। दूसरा उन्होंने हमको बताया कि साहब आप अमूमन देखेंगे कि जो सीट होती है जिस पे रिक्शा वाला बैठता है वो ऐसी बनी होती है कि कभी वो कंफर्टेबल नहीं रहता, तो हमेशा वो खड़ा रहता है, तो उसके पैरों की मसल जो उनमें दर्द होता है। ये सब लाइफ साइंस की बातें थी, लेकिन कितनी सहजता से एक इंजीनियर ने हमको समझाई। उसके बाद उसने कहा कि साहब जो सीट होती है, हमने भारतवर्ष के कई रिक्शों को फोटो खींच के लाए थे वो, कि बनारस में अगर आप जाएंगे तो सीट एकदम सीधी खड़ी है जिसपे हमारे लोग बैठ के जाते हैं। कुछ जगहों पर उन्होंने दिखाया कि ऊपर हुड रहता है, लेकिन वो केवल जो लोग बैठते हैं उनके ऊपर हुड रहता है, तो क्या रिक्शे वाले के ऊपर हुड नहीं रहना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी कई चीज़ों की लिस्ट वो बना के लाए थे। इसके ऊपर हम कार्य करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि मुश्किल से 1 महीने उन्होंने कार्य किया, ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकाला। इंजीनियरिंग सोल्यूशन ये था कि जिस समय रिक्शा सीधा होगा तो दोनों पहियों में सॉकेट अंदर जाके दोनों पहिए पीछे वाले चलेंगे, तो उससे रिक्शे वाले की जो जितना उसको मेहनत करनी है वो आधी हो जाएगी, और जब रिक्शा सीधे चलेगा तो हाथ पैर का दर्द खत्म होगा। उसकी सीट बदली, उसमें उसने शॉक एब्जॉर्बर लगाए, पीछे के पहियों में शॉक एब्जॉर्बर लगाए, ऊपर हुड लगाया, उनकी सीट जिस पे बैठते तो वो ठीक करी, साथ ही साथ उसकी इकोनॉमिक्स वर्क करी। तो अभी एक जो वहाँ पर टूरिस्ट जाता था लगभग 15 रुपये देता है, तो उन्होंने कहा मान लीजिए हम 30 रुपये चार्ज करें और आपको एक अच्छी सुविधा प्रदान करें तो आप देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा हम तैयार हैं। फिर बैक एंड में जाके पता किया कि रिक्शे किराए पे चलते हैं, तो जिसके किराए पे चलते हैं उससे बात करिए, अगर हम इसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगवाते हैं तो आप तैयार हैं, आपको दुगनी राशि मिलेगी। तो उसने कहा साहब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को क्या, मेरे को तो रिक्शे का किराया मिलता ही मिलता है, तो मैं क्यों लगाऊं। लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि अगर रिक्शे वाला ज़्यादा चलाएगा तो उसको भी फ़ायदा पहुँचेगा, तो पूरी कम्युनिटी को, एक तरीके से भरतपुर की जितनी कम्युनिटी थी उसको फ़ायदा पहुँचेगा। तो मैं समझता हूँ 1-1 महीने के 2 राउंड में वहाँ पर पहले तो एक बनाया गया किस तरह से एक प्रोटोटाइप रिक्शा बनेगा, उसके बाद उसके जो पुर्जे थे, कल पुर्जे, उनको कैसे हल्का बनाया जाए, सस्ता बनाया जाए कि इन्वेस्टमेंट कम लगे। उसके लिए फिर पंजाब अलग अलग जगहों पे जाके मटेरियल ढूंढा गया जो कि उतना ही मजबूत है लेकिन हल्का है। तो इस प्रकार से पूरा रिक्शा उन्होंने रिवैम्प किया। मैं समझता हूँ कि जो फाइनल था उसमें 250 से 300 रुपये प्रति रिक्शे की केवल लागत आ रही थी, जो नॉर्मल रिक्शा था उसको कन्वर्ट करने में। अल्टीमेटली उन्होंने कन्वर्ट किया, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी उसका एक छोटा सा जो मॉडल था वो पेश किया। तो मेरी तब समझ में आया कि किस प्रकार से एक यूनिवर्सिटी सिस्टम, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी सिस्टम था, किस प्रकार से एक यूनिवर्सिटी सिस्टम में सारे
जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करते हुए एक प्रोडक्ट को हम बाहर ला सकते हैं। और यही मैं समझता हूँ एक स्टार्टअप की एक खासियत होती है। अमूमन स्टार्टअप वो लोग बनाते हैं जिनको टेक्नोलॉजी मालूम है, लेकिन उनको बिजनेस बहुत मुश्किल से पता लगता है, और जब वो बाजार पहुंच जाते हैं तो समझ में आता है कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। और फिर हम लोग कहते रहते हैं कि भाई स्टार्टअप तो स्टार्टअप है, अगर आप फेल होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि विज्ञान में जब तक आप भरपूर उसका अध्ययन नहीं करेंगे तो अमूमन एक्सपेरिमेंट फेल होता है। तो अगर आप 90% प्रिपरेशन के साथ डालते हैं तो जो 10% बचता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो इसी प्रकार से स्टार्टअप में, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप बनाते हैं, यूनिवर्सिटी में पेटेंट भी हो रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई जान के। तो जब आप स्टार्टअप बनाते हैं तो उसी समय जो बाकी उसके बिजनेस मॉडल्स हैं या उसके सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है, इनके ऊपर भी सर्वे कर लेना चाहिए आपको, ताकि आप जब बाहर निकलें तो आप पूर्ण रूप से परिपक्व हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जो कि हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने इंस्टीट्यूट में, IITR जो टॉक्सिकोलॉजी इंस्टीट्यूट में, और ये मैं माननीय कुलाधिपति जी से कहना चाहूँगा कि जो आपके स्कूल के बच्चे हैं, हम लोग 6ठी से लेके और 11वीं तक के बच्चों को अपने यहाँ लेके आए थे, और उनको एक दिन का वैज्ञानिक एक प्रोग्राम रखा था। करीब 250 बच्चा पहुँचा, पूरे लैबें दिखाई गई उनको, विज्ञान में क्या हम लोग कर रहे हैं दिखाया गया। उसके बाद उनसे कहा कि आप अपना एक प्रोजेक्ट जमा करिए जो आप गर्मी की छुट्टी में 2 महीने हमारे साथ करना चाहेंगे, 8 हफ्तों के लिए। तो जो भी प्रोजेक्ट आए उनमें से 20 प्रोजेक्ट हम लोग ने छांटे, और उन बच्चों को बुलाया गया कि 5 मिनट का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे आप। ये तो पक्का था कि प्रोजेक्ट करेंगे, तो उनको मना नहीं करेंगे, कैसे हम रिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए उनके अभिभावक भी बैठे, हमारे वैज्ञानिक बैठे, हम स्वयं बैठे, उनके प्रेजेंटेशन हुए कि उनका एक मोरल बूस्ट होता है। भले ही वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, लेकिन बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, इसके लिए हम लोग ने ये प्रयोग किया। उसके बाद जो 20 बच्चे थे उनके लिए हम लोग ने एक पूरा लैब की व्यवस्था करी थी, एक बोर्ड रूम की व्यवस्था थी, टीवी लगा हुआ था, वो जो प्रेजेंटेशन करना चाहे। कुछ बच्चों के पास अपने लैपटॉप रहते थे, एक अमेज़ॉन का उनको अकाउंट खोल के दिया था, अगर आप कुछ खरीदना चाहें। जो बड़े बच्चे थे वो बाज़ार से नाका वाका से जाके सामान खरीद लाते थे, और अच्छे नाश्ते पानी का प्रबंध रहता था। तो अमूमन 2 बजे उनको घर जाना होता, तो 4 साढ़े 4 बजे घर जाते थे शाम को, सुबह क्या है। और जब उनके 8 हफ्ते ख़त्म हुए तो लगभग 17 से 18 छोटे छोटी प्रोटोटाइप्स उन्होंने बना दिए थे। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा गर्व का विषय हम लोग के लिए नहीं है कि एक वैज्ञानिक एक 6ठी क्लास के बच्चे को पिपेट लिए हाथ में काम करते देखे, उसको रिसर्च में इंटरेस्ट था। और इस प्रकार से जिसको प्रोग्राम को हम लोग ने जिज्ञासा का नाम दिया था, क्यूरियोसिटी, वो फिर पूरे CSIR में रखा गया। और हम लोग ने फिर केंद्रीय विद्यालयों के साथ एक अनुबंध किया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हमारे यहाँ आते थे और 8 हफ्ते तक काम करते थे सारी CSIR लैब्स में। तो मैं समझता हूँ ये, क्योंकि आपका स्कूल भी है, तो उनके कुछ बच्चों को अगर आप ला के, अब हम जहाँ पर CBMR में, वहाँ पर SGPGI के अंदर एक केंद्रीय विद्यालय, तो वहाँ के बच्चों को हम लेके आते हैं अपने यहाँ। तो मैं समझता हूँ उनकी जो एक सोचने की क्षमता है, जो उनका पोटेंशियल है, वो पूर्णतः एक्सप्लॉइट होगा। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप समझिए, एक लाइटर वेन में मैं कहना चाहूँगा कि एक टी-शर्ट है जो अक्सर, पता नहीं आप लोग देखी नहीं, कि उसमें लिखा हुआ आई वॉज बॉर्न अ जीनियस, एजुकेशन रूइंड मी। मतलब मैं पैदा तो बहुत अक्लमंद हुआ था, लेकिन एजुकेशन ने हमारी जितनी भी क्षमता थी वो ख़त्म कर दी। अगर हम, और हमारे जो बहुत ही प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं हमें माफ़ करेंगे, एजुकेशन ये कभी आपको नहीं बताती आपको क्या करना है। ये मतलब बहुत अलग बात बोल रहा हूँ, लेकिन समझिएगा दीक्षांत समारोह में एजुकेशन आपको सिर्फ ये बताती है क्या नहीं करना है। तो अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं, खुराफाती हैं, तब तो आप हमारे जैसे वैज्ञानिक बनेंगे। एक अपने अंदर का बचपन, अपने अंदर की खुराफात जरूर रखिएगा। आपको बताया जरूर जाएगा कि ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो, दीवार नहीं फांदोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। मतलब आई थिंक यू शुड बी क्रिएटिव इन दैट सेंस। मैं बच्चों के बीच हमेशा कहता हूँ बदमाशी करो, बदतमीजी ना करो, इसमें बहुत फाइन लाइन है। और बदमाशी करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, सवाल पूछना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जितना आप सवाल पूछेंगे उतना आपका ज्ञान वर्धन होगा। अगर आप क्लास में बैठ के ये सोचते कि मैंने सवाल पूछा तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं समझता आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है।
आपको चीज समझ में नहीं आ रही, आप सवाल पूछिए, दूसरों को समझ में आई नहीं समझ में आई आपसे कोई मतलब नहीं है। उस जिज्ञासा को मरने ना दीजिए जो आपके अंदर है। आजकल के ज़माने में जो हमारे शिक्षक लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं, तो बच्चों को वो बताइए जो आपका एक्सपीरियंस है, वो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत केवल आप करिकुलम पढ़ाएं। और इस विषय में आपको कहना चाहूँगा, हम लोग ने जब अहमदाबाद में इस्टेब्लिश किया था इंस्टीट्यूट, तो 45 मिनट की क्लास में मुश्किल से 15-20 मिनट हम लोग उस सब्जेक्ट को पढ़ाते थे, बाकी 20-25 मिनट उससे रिलेटेड जो लेटेस्ट आर्टिकल्स होते थे, रिसर्च आर्टिकल्स, उनका डिस्कशन होता था। और हर हफ्ते किसी ना किसी बच्चे को हम कहते थे कि एक रिसर्च आर्टिकल प्रेजेंट करिए, उसके ऊपर 45 मिनट डिस्कशन होता था। तो जब तक जो ये पढ़ रहे हैं उनका क्या एप्लीकेशन करंट है वो नहीं जानेंगे तो बहुत मुश्किल हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, जरूरी नहीं साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें करंट क्या हो रहा है वो बहुत आवश्यक है आपका जानना। तो जो करिकुलम है वो आपको एक तरीके से आपकी नींव है, लेकिन उस पर आप इमारत कैसी खड़ी करेंगे ये उस पर निर्भर करता है कि आपने कितना सीखा। जिस समय करिकुलम पढ़ाया जा रहा था आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है, आपके अंदर कितना पैशन है, परसिवियरेंस है, मतलब ये नहीं कि जुझारू आप कितने, ये भी डिपेंड करता है। ये नहीं कि आपने एक बार फूल दिया और कुछ हो गया तो आप वापस आ गए, दोबारा फिर फूल लेके जाइए, कभी ना कभी तो एक्सेप्ट होगा। तो वो जुझारूपन आपके अंदर होना चाहिए जिस भी विधा में आप आगे चलें। Distinguished Alumni Award, HBTU Kanpur 2022, and many more. Professor Pant is also an honorary faculty at the University of Queensland, Aston University UK, University of Utah, etc. Now please welcome Professor Pant with huge round of applause. नमस्कार, जय गुरुदेव। माननीय कुलाधिपति श्री अजय श्रीवास्तव जी, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर धवन, प्रोफेसर भानु प्रताप जी कुलपति, प्रोफेसर ओपी शर्मा जी रजिस्ट्रार, all the distinguished faculty who are sitting off the dais। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो लोग हैं जिनको आज उपाधियां दी जा रही हैं। मुझे ऐसा बताया गया कि 1572 छात्रों को आज उपाधियां मिलेंगी। उनके प्राउड पेरेंट्स और सभी गणमान्य अतिथिगण, मीडिया पर्सन्स, एक बार पुनः मेरा नमस्कार। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सभी ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं यहाँ आऊँ और इस वातावरण में जो मंत्रोच्चार से जो भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करती है उसमें मुझे बुलाया गया। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसा कि कुलाधिपति जी ने भी कहा, उसके बाद प्रोफेसर धवन साहब ने पूरा गागर में सागर भर दिया, तो अब मुझे लग रहा है मैं क्या बोलूं। तो बहुत से चैलेंजेज जो छात्रों को आते हैं, क्योंकि हमेशा ये जरूर ध्यान रखिए आपके डिग्री कंप्लीशन आपकी सक्सेस नहीं है। अब आगे क्या करने जा रहे हैं जो कि और ज़्यादा चैलेंजिंग लाइफ होने वाली है, उसको कैसे, हाउ आर यू गोइंग टू ओवरकम, वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। मैं अपने छात्रों को हमेशा यही बताता हूँ, IIT रुड़की में भी और जब IIT दिल्ली में था तब भी, कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपकी नॉलेज सोसाइटी को कैसे फ़ायदा देगी वो आप समझिए पहले। अगर आप सोसाइटी को खुश रख पाए अपनी नॉलेज से, तो इसका मतलब आपका ज्ञान जो दिया गया है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं छात्रों को, सर्वांगीण विकास, वो आपका कर्तव्य जो होता है कि अपने माता पिता का कैसे आपको रेस्पेक्ट देना है, आपके जो गुरुजन हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, उनको आप किस तरह से आदर के साथ थ्रू आउट द लाइफ, आपको वो आपका ज्ञान दर्शाता है। आज के युग में जब आप बात करते हैं साइंस टेक्नोलॉजी की और बात करते हैं माइग्रेशन की, तो सबके दिमाग में ये रहता है कि हमारा बेटे का पैकेज कितना होगा। ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी एक चुनौती हमेशा रहती है। मैं क्योंकि IIT में भी देखता हूँ ये चीज़, जब बच्चा उनका बीटेक के या इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अंदर आता है
तो पहला क्वेश्चन उनके पेरेंट्स का यही होता है कि मेरे बेटे का पैकेज कितना होगा, उसको कौन सी ब्रांच मिल रही है, क्या उसकी ब्रांच कंप्यूटर हो सकती है या आईटी हो सकती है, जो कि एक बहुत दुखद आंसर है जो प्रश्न होते हैं इस तरह के। क्योंकि मैं बच्चों के पेरेंट्स को भी यही बताता हूं कि अपने बच्चे को आप उसके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करिए कि वो समाज के लिए क्या करेगा, वो अपने ज्ञान से किस तरह से लोगों को आगे के लिए जो फ्यूचर की जनरेशन है, जो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया 2047 की बात करते हैं, उसमें उसका क्या योगदान रहेगा, उस बारे में हमें बच्चों को ज्ञान देना है। जब हम बात कर रहे हैं कि भारत 2047 तक एक विकसित भारत हो जाएगा और थर्ड डेवलप्ड नेशन जो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी टर्म में होगा, वो आप लोग उसके भविष्य हैं। आप लोगों को उस दिशा में सोचना है। वो कब होगा? जब हम उस नीति में जो बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लेके आए, किस तरह से हम भारत को सेल्फ रिलायंट करें, किस तरह से हम टेक्नोलॉजीज को अपने देश में डेवलप करें, और वो तब हो पाएगी जैसा कि बात कर रहे थे धवन साहब, एक ब्रांच ऑफ साइंस या एक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकती। हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट जो बात कर रहे हैं कि हम फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आता है तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग की आदत आ जानी चाहिए। वो क्रिटिकल थिंकिंग उसकी अकेले से नहीं होनी है, वो क्रिटिकल थिंकिंग होगी जब वो टीम में काम करेगा। उसमें सिविल का स्टूडेंट भी होना चाहिए, मैकेनिकल का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, और कंप्यूटर एंड आईटी भी होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें मैनेजमेंट का भी होना चाहिए, उसमें ह्यूमैनिटीज, स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी भी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम पूरे स्टेम की बात नहीं करेंगे, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एंड मैनेजमेंट, इन सबको साथ लेके नहीं चलेंगे तो टेक्नोलॉजी आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। जैसे बात आ रही थी रिक्शे की, तो रिक्शा जब उसके लिए कुछ भी बात करेंगे तो आपको मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, आपको आइडियाज की चाहिए, आपको एनर्जी कंजर्वेशन जो आजकल बात हो रही है उसकी बहुत बड़ी जरूरत है, तो उसमें आपको एनर्जी इंजीनियर भी चाहिए। और फाइनली किस तरह से वो देखने में अच्छा लगे, ब्यूटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज कोई आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं। उसके लिए आपको मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट भी आना चाहिए। तो ये सब तभी होगा जब आप सब मिल के एज ए टीम काम करेंगे। तो मैं हमेशा एक चीज और कहता हूं कि जब सोसाइटी कनेक्शन की बात आती है तो सबसे पहले जैसे आपके एरियाज में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम उनके सॉल्व कर पाएंगे तो वो आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। उस समय आप सीख रहे हैं चीज़ों को, और जब वो सीख चुके हैं उससे आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि क्या मैं आगे और कुछ इससे बढ़ा कर सकता हूँ। अभी लास्ट वीक ही हम लोगों के यहाँ एक डिजाइन ऑफ डिपार्टमेंट है, वो इनोवेशन उन्होंने आइडियाज नाम दिया था, जिसमें पर्पज यही है, इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है एंड पूरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात है। उसमें हम लोगों ने मनसुख, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मनसुख प्रजापति जो गुजरात के हैं और मिट्टी कूल के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है और वो हाई स्कूल पास हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक हाई स्कूल पास आदमी इतना बड़ा बिजनेस, वो मिट्टी कूल, मिट्टी के रेफ्रिजरेटर बना रहा है जिसमें बिजली की जरूरत नहीं है, और वो गाँव के लिए बहुत अच्छी एक वो है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे तवे बनाए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो केवल मिट्टी से बने। तो मिट्टी तो हमारी, जब बात करते हैं हम मिट्टी से जुड़े हैं, तो हम मिट्टी से ही बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बना सकते हैं जो पहले कुम्हार लोग करते थे, लेकिन तकनीक उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास फैसिलिटीज हैं। वो अगर आप एक अच्छी तकनीक यूज करके छोटे छोटे प्रोडक्ट की जो बात कर रहे हैं उसको आप गाँवों तक पहुँचाइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर आप गाँव तक पहुँचा देते हैं, जब हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, आप देख के आइए कि रिमोट एरियाज में बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ उनके पास कोई भी संसाधन नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। और जब बात कर रहे हैं हम इस तरह के संसाधन देने की, तो उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है कि जो फूड, एनर्जी एंड वाटर, मैं एक जनरल वो बताता हूँ, जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो बेसिक नीड है वो एक नेक्सस है, FEW, फूड, एनर्जी, वाटर, वी कॉल इट फ्यू। पर्पज इज दैट अगर आप खाना किस तरह का खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें कितना वेस्ट कर रहे हैं वो एक बड़ा चैलेंज है। आप एनर्जी है, आप घर में जाते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप AC चलाते हैं, बिजली खोलते हैं और बाहर चले जाते हैं बिना बंद किए।
लेकिन जो बिजली खर्च हो रही है, कभी आप लोग ये नहीं सोचते कि वो पावर आ कहाँ से रही है। हम लोग कोल से पावर बना रहे हैं, हम लोग गैस से पावर बना रहे हैं, और उसकी जो दूसरी प्रॉब्लम आई, हम लोग अब बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की। हमारे अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, और अगर यही हाल रहा, जो कॉन्सेंट्रेशन अभी 418 ppm है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 420 तक पहुंच जाएगा अगले 2030 तक या 100 साल के अंदर। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आप बात करते हैं, हमेशा दिल्ली में आपने सुना होगा पराल बर्निंग का इशू होता है, अक्टूबर में लोग कहते हैं पटाखे मत छोड़िए, ये नहीं करिए। द रीजन इज दैट हम लोगों ने पर्यावरण को इतना गंदा कर दिया है, इतना दूषित कर दिया है, और हम कहते हैं कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस कर रहे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी आर डूइंग, वी हैव टू थिंक इन दोज डायरेक्शन, एंड हाउ ये जो नॉलेज हम ले रहे हैं, जो आज आपने नॉलेज, आज जो डिग्री मिल रही है, इस नॉलेज को किस तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आप जो एनर्जी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल यूज करते हैं, आप अपने विजिटिंग कार्ड छापते हैं, उसमें भी करीब आपकी 450 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाती है, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपके एनवायरनमेंट को दूषित करती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। आई एम हैप्पी कि आप लोगों का बच्चों का भी यहाँ स्कूल चलता है। तो जो शिक्षा है, बच्चों को हमें पहले, हमें अपने पेरेंट्स को, बच्चों को, और जो सोसाइटल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमें लोगों को ज्ञान देना है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसको इतना ही पर्याप्त मात्रा में खाइए कि वो वेस्ट ना हो। हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, तो आप लोगों को एक नोट लगाना चाहिए, आप लोगों को सोसाइटल अवेयरनेस लेके आनी होगी कि ये खाना जो अगर आप फेंक रहे हैं, वो कितने ऐसे लोग हैं जो जिनको खाना नहीं मिल रहा। इसी तरह से पानी की आप देखिए, हमारे पास 0.3% पानी जो अगर देख रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे जो अवेलेबल है पीने योग्य है, और ज्यादातर पानी जो गांव में है अभी भी पीने योग्य पानी नहीं है। लोग घरों में आरओ फिल्टर लगाते हैं कि हमारा पानी तो शुद्ध हो गया, और बाकी जो पानी कितना वेस्ट हो रहा है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें वेस्ट को पहले तो मिनिमाइज करना है, दूसरा जो भी टेक्नोलॉजी आज आप डेवलप करने जा रहे हैं उसको सर्कुलर इकोनॉमी से जरूर जोड़िए, कि कोई भी प्रोडक्ट जो डेवलप हो रहा है, चाहे वो आपका टीवी डेवलप कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर डेवलप कर रहे हैं, ड्रोन्स डेवलप कर रहे हैं, बैटरी पे काम कर रहे हैं, आप बैटरी डेवलप कर रहे हैं, उसकी लाइफ कितनी है, वो कितने साल तक आपको एफिशिएंट एनर्जी दे रही है, और जब वो उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो उसको वापस आप कहाँ भेज रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए कि कोई ना कोई उसको दोबारा यूज करे, और उसके बाद जब वो उसके बाद भी यूज करने लायक नहीं है तो कहीं ऐसी जगह वो जानी चाहिए जहां पर वो फिर से उससे रिकवर कर सके मेटल्स को, उससे प्रीशियस मेटल निकाल दें और उसको वापस फिर से प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूज करें। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट हमें सर्कुलर इकोनॉमी का जो दिया जा रहा है नारा, वो हमें सोचना पड़ेगा। हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि पूरी पृथ्वी एक है, वन अर्थ वन फैमिली वन सॉल्यूशन, उस नारे को हमें देना है। हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हमें उस पर जोर देना है, और वसुधैव कुटुंबकम हम लोग कहते हैं, तो हम जो कर रहे हैं वो पूरा विश्व उसको ऑब्जर्व करता है, और हमारा जो टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं उससे पूरे विश्व को फायदा हो रहा है, ऐसा हम सोचते हैं, और यही हम करने जा रहे हैं। यही भारत की जो गरिमा है, जो भारत की परंपरा है, उसको हमें जीवित रखना है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम बहुत जगह कोर्सेज शुरू हो गए हैं, IIT भी उन कोर्सेज को चलाता है, और यहाँ तो पहले से ही जो पाश्चात्य और परंपरागत जो नॉलेज है वो दी जा रही है आपको। तो ये भी जरूरी है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या दिया, और हमारी जो पृथ्वी, जो हमारा धरोहर जो हमें देखे गए हैं, पुरखे देखे गए, हम उसको आगे की जनरेशन के लिए भी किस तरह से रखें, ये भी हमारा प्रयास होना चाहिए। जब आप बात करते हैं बहुत सारी चीजें, जब साइंस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की, तो उसके साथ साथ हमें अपने ओन जो कल्चर है उसको लेके चलना है। जब बात करते हैं, जैसे बहुत बार ये होता है कि लोगों के दिमाग में होता है, हमारे उत्तराखंड में जैसे IIT रुड़की है, तो वहाँ पर करीब 650 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो हमें वहाँ से जुड़ना है। और जब हम उनसे कांटेक्ट करने गए तो उन्होंने कहा, उनको लगता था कि IITs के द्वार तो लोहे के बने होते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़े हैं इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ जाएंगे तो दिक्कत होगी। ऐसे ही आपके बारे में भी बहुत लोग कहते होंगे कि अब इनसे जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन वो आपसे कांटेक्ट करने में घबराते होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप तो ग्रेजुएट हैं, आप तो इंजीनियर हैं, तो आप लोगों को उनके पास जाना पड़ेगा। तो कई बार ये भी होता है कि लोगों की जो भ्रांतियां हैं वो हमें दूर करनी है, हमें उनसे मिलके करना है, क्योंकि हम लोग सब अभिन्न प्राणी हैं, एक समाज के हैं, और उस समाज में हर एक का अपना अपना कर्तव्य है, हर एक का जॉब है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये भी जरूरी है कि हम अपने कार्यों को
जो भी कर रहे हैं, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको ईमानदारी से करें। वो एक बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति ये सोचने लगे कि मुझे ये कार्य दिया गया है और इतने समय तक खत्म करना है, वो ये ईमानदारिता को, उसकी पारदर्शिता को सब दर्शाता है, जिसके लिए हमें मिलजुल के और सबको एक साथ जो यूनिटी की बात करते हैं उसको हमें दिखाना है। और यही भारत का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हम सबका ही ये नारा है कि हम जो है अपनी जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको विश्व तक पहुंचाएं। और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो ध्यान रखना है। उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसमें कितना कॉस्ट लग रही है, ये बहुत जरूरी है। तो ये आप लोगों का रोल है। तो मुझे ये जानकर प्रसन्नता भी हो रही है कि नाम जरूर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पर हेल्थ केयर पे भी सोचा जा रहा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात भी हो रही है, और यहाँ पर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की भी बात हो रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें सभी को एक साथ जोड़ना है। ड्रोन्स जैसे नया एरिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये नए एरियाज हैं। इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, फूड प्रोडक्ट के लिए। तो सस्टेनेबिलिटी शुड बी आवर की कंपोनेंट। जब आप बात कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, इट शुड बी सस्टेनेबल। सो टेक्नोलॉजी रेडी जब करते हैं तो पहले तो इंडस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि क्या उसको समाज एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि उसका आपको ध्यान देना है। तो पहले तो लोग जीडीपी की बात करते थे, अब लोग ईडीपी की भी बात करते हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी भी बात करते हैं कि आप इन्वायरमेंट को कितना सेफ रख पाते हो अपनी टेक्नोलॉजी से। और हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारी जो ऑफ स्प्रिंग्स है, नई जनरेशन है, आप उनके लिए रोल मॉडल बन रहे हैं। आपका ज्ञान जो भी आप करने जा रहे हैं, आपके यंग जनरेशन वो आपको रोल मॉडल मान रही है। तो एज एन एल्यूमिनाई आपका रोल बहुत ज्यादा हो जाता है कि आप यहाँ पर जो भी, जैसा कि कुलाधिपति जी भी कह रहे थे कि आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो स्टूडेंट्स हैं बाकी, उनको आप बीच बीच में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सिटी ने आपको उस समय नहीं दे पाए होंगे और आपको लगता है, तो आप जो नई जनरेशन आ रही है उनको जरूर ट्रांसफर करिए। और शरारतें ऑफ कोर्स बात पार्ट ऑफ लाइफ है, और लेकिन उसमें भी कई चीजें ऐसी हैं कि आप कहें कि शरारत आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ का। डिसिप्लिन में रहना भी आपका ही पार्ट है, और वो एडमिनिस्ट्रेशनर आपको हमेशा यही कहता है, बी इन डिसिप्लिन, राइट, बिहेव राइट योरसेल्फ इन ए पॉजिटिव वे। आप, क्योंकि आपको देख के आपके जनरेशन, जो नई जनरेशन है वो वही करेगी, उनको लगेगा, उनको वही लगता है जो उनके सीनियर्स कर रहे हैं, तो आपको एक रोल मॉडल उनके लिए भी बनना है। और साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स और जो मैं, वैसे तो बहुत चीज़ें मैं कह चुका हूँ, और जो एक पॉइंट जो मैं फिर से कहना चाहूँगा जहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक तो एनर्जी, आपके एनर्जी इफिशिएंसी पे काम करना होगा, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज और अभी जो हैं इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जैसे मनसुख भाई जी की बात कर रहा हूँ, अगर आप उनको जाके सपोर्ट करें कि किस तरह से इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ दिया जाए तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा, किस तरह से उसको इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट में आप ले जा सकते हैं, वो आप लोग दे सकते हैं। तो उनसे टच होइए, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर टच्ड है और आप लोगों को उनके साथ टच होना है, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा है कि जैसे मैंने वेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ये सब जब आ रहे हैं तो कैसे इसको आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसको रेवेन्यू जनरेशन मॉडल भी बना सकते हैं। जब जापान ने अपना ओलंपिक किया था तो उन्होंने जो गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर दिए थे मेडल्स, वो ई वेस्ट के प्रोडक्ट, ई वेस्ट से मेटल एक्सट्रैक्ट किया था, उससे बनाए थे। तो ये भी तो एक उनकी कला है, तो ये इंडिया में क्यों नहीं कर सकते। अभी क्या करते हैं हम लोग, हम बहुत सारा कचरा जो है उसको श्रेड करके या तो अब्रॉड भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, लेकिन वो संसाधन हमें इंडिया में डेवलप करने हैं। हम उस वेस्ट से, जिसे हम कचरा कह रहे हैं, उसको एनर्जी में, उसको वेल्थ में कन्वर्ट करें, तो यही आपका एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। इसमें बहुत अच्छा आपको जो है अपॉर्चुनिटीज हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें बहुत सपोर्ट भी कर रही है। इसी तरह से ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो क्या आप एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग बना सकते हैं जो आजकल सर्दियों में गर्म रहेगी और जाड़ों में ठंडी रहेगी। तो यही तो आर्ट है, यही तो साइंस है, और यही आप लोगों को करना है कि आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हो उस बिल्डिंग को, जिसमें कंप्यूटेशनल टूल बहुत हेल्प करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड इंडस्ट्री 4.0 जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सबको जब यूज करेंगे तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। तो आप देखेंगे बार बार कि डेटा हैक हो रहा है, कई बार आपने देखा कि फ्लाइट्स में इशू आ रहे हैं, कैंसिल हो रही हैं, हेल्थ जो हॉस्पिटल्स हैं उनके डेटा हैक कर लिए जा रहे हैं। तो ये आप क्या कर सकते हैं कि किस तरह से हम
किस तरह से सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, अगर आप उस पर कुछ डिजाइन कर सकते हैं तो ये सोसाइटी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और ये टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान देनी है कि आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट शुड बी सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल डिजाइन जो है, आपका डिजाइन में आप लोग एक्सपर्ट होंगे जरूर, तो किस तरह के प्रोडक्ट आप डिजाइन कर सकते हैं जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल मीन्स दे शुड बी डिस्ट्रॉयड बट दे शुड नॉट डिस्टर्ब द एनवायरमेंट, दे शुड नॉट डिस्टर्ब द इकोलॉजी। तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और मेरा ऐसा मानना है, जब मिल के काम करोगे, स्टूडेंट्स की टीम वर्क बहुत जरूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। टिंकरिंग लैब्स, आजकल बहुत सारी टिंकरिंग लैब्स अवेलेबल हैं जहां आपको जाके ये फैसिलिटी मिल सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना बहुत सारे ऐसे आई हब्स डेवलप किए हुए हैं, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स डेवलप किए हुए हैं। और मुझे खुशी है कि यहाँ भी 42 स्टार्टअप चल रहे हैं। उन स्टार्टअप्स को नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जा सकते हो, किस तरह से वो ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकती है, उस पर भी आप लोगों को भी काम करना होगा और ये आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है। तो फाइनली जब आप बात करते हैं कन्वोकेशन की, तो ये एक बिगिनिंग ऑफ द लाइफ है। आज आप डिग्री ले रहे हैं क्योंकि आपने मेहनत की है और पूरा अपने जो संस्थान के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो किया है, तो आप सभी उसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन जैसा कि धवन साहब भी कह रहे थे, उससे ज़्यादा बधाई के पात्र आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी। कई बार होता है कि फाइनेंशियली हम लोग के पास बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन पेरेंट्स का हमेशा यही रहता है, उनका उद्देश्य रहता है कि उनको बच्चों को संपूर्ण शिक्षा मिले। तो आगे आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने माता पिता का उसी तरह से ध्यान रखें जिस तरह से उन्होंने आपका ध्यान रखा है। क्योंकि बहुत सी चीजें मैंने देखी हैं कि क्यों हम लोग ओल्ड होम बना रहे हैं, क्यों हम ये सोच रहे हैं, यूएस में जो जाते हैं पेरेंट्स वो क्यों स्ट्रेस रहते हैं। तो ये भी एक जरूरी है कि कई बार हम भौतिकता के जो लाइफ है, जो स्टाइल चल रही है, उसमें हम अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पेरेंट्स को हमेशा अपने साथ रखिए, अपने करीब रखिए, उनका हमेशा सम्मान करिए और जो भी आपसे बन पड़ता है उनके लिए हमेशा आप तत्पर रहिए कि उनकी सेवा करें और साथ ही साथ समाज की सेवा करें। तो मैं आप लोगों को एक बार बधाई देता हूं, फिर से उनके पेरेंट्स को बधाई देता हूं, उनके यहाँ पर जो शिक्षकगण हैं उन सभी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में आप लोग अपनी जो नॉलेज है उससे महर्षि यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे। और जब भी आप एज एन एलुमनाई ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, व्हेन आई सी यू, I will remember that I had been here and I will just praise that this is the university which is coming as the best in terms of the culture, in terms of the education and in terms of development of science and technology. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Gurudev. धन्यवाद सर। आपके शब्द आज हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होंगे। अब हम सभी एक और गौरवशाली क्षण की ओर बढ़ रहे हैं जब हमारे विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत दस्तावेज का विमोचन किया जाएगा। यह दस्तावेज हमारे संस्थान की उपलब्धियों एवं अभिनव प्रयासों का प्रमाण है। मैं मंच पर आसीन सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि कृपया दस्तावेज का विमोचन करें। आज महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रांगण में 5वां दीक्षांत समारोह का सफल आयोजन हुआ। इसमें IIT रुड़की से प्रोफेसर के पंत मुख्य अतिथि रहे और इसके अलावा विशिष्ट स्थिति में प्रोफेसर आलोक धवन CBMRI के डायरेक्टर रहे जो यहाँ पर आए और हम बच्चे जो जितने भी हमारे बच्चे यहाँ से पास आउट हुए डिग्री लेकर गए उनका उत्साहवर्धन किया और अपने आशीष वचन दिए।